धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया। अभी मेरे से पूर्व मुख्यमंत्री जी के सलाहकार महोदय ने जो हम बार बार चीख करके कहते हैं इस सदन में और इस सदन के बाहर भी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं, घोषणाओं के ऊपर घोषणाएं करते हैं और उन घोषणाओं को कभी भी पूरा नहीं किया जाता है। 40% घोषणाएं भी अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार इस सदन में चीख करके कह रहे हैं। सरकार को सोचने की जरूरत है। और उसके बाद में आगे ये जाने वाली सरकार है, ये भी कह रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के सलाहकार कह रहे हैं। ये जो मेला प्राधिकरण विधेयक लेकर के आप आए हैं, इस विधेयक के अंदर जो मुख्य कारण बताया है उसमें मेहरानगढ़ की घटना के बारे में जिक्र किया है। और मेहरानगढ़ की घटना का जिक्र तो कर दिया, लेकिन उसके ऊपर जो हो गया और जिसकी रिपोर्ट के बारे में अभी कहा गया और उसके बाद में उन परिवारों का क्या किया और उसके बाद में जितने मेले लगते हैं उन मेलों के ऊपर किस तरह से सरकारों ने सुधार करने की कोशिश की या नहीं की, ये भी आप सब लोगों के सामने है। मेहरानगढ़ की घटना का तो जिक्र किया, लेकिन खाटू श्याम जी को भूल गए, जोधपुर को शामिल किया। ये सीकर जिले के अंदर खाटू श्याम जी की घटना भी इसके अंदर और बाकी भी शामिल करते तो निश्चित रूप से ये बिल के अंदर जो मंशा और भावना है वो प्रकट होती। माननीय सभापति महोदय, अन्य अनेक मेले लगते हैं, कुछ मेलों का जिक्र हुआ, लेकिन इस राजस्थान के अंदर धार्मिक, सांस्कृतिक या अन्य अनेक तरह के मेले लगते हैं। हजारों मेले लगते हैं प्रतिवर्ष। उन प्रतिवर्ष हजारों मेले 42 रजिस्टर्ड हैं आपके पास में। बाकी सारे मेले इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में किसी तरह का कोई जिक्र इस बिल के अंदर नहीं किया गया है। मेलों के अंदर ये हम सब लोग जानते हैं कि जब मेला भरता है लाखों लोग आते हैं, और जब वो लाखों लोग जिन सड़कों के माध्यम से आते हैं उन सड़कों के ऊपर सरकार धार्मिक जितने स्थल हैं उनके ऊपर सड़कें बनाने की बात तो करती है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके बारे में हम जनप्रतिनिधियों ने बार बार कहने के बावजूद भी उनको सड़कों से और उनके सुगम मार्ग को यथोचित बनाने के लिए किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। कुछ जगहों को छोड़ दें, बाकी हजारों मेले भरते हैं, हजारों धार्मिक स्थल हैं, उनके बारे में चाहे सड़क की बात करें, चाहे मेला जब भरे, जब चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, चाहे पानी की बात करें, यथोचित सुविधाओं के लिए हमें सोचना चाहिए और उनके ऊपर भी कोई विचार करके इस तरह की ठोस कार्य योजना बननी चाहिए। एक मेरे मित्र जो मैं समझता हूं उनको या तो कुछ धार्मिक मामलों के बारे में मालूम नहीं है, और ये मालूम है तो वो पता नहीं किस मानसिकता के साथ में कुछ बातें कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के पट 24 घंटे खोल देने चाहिए। अरे भाई, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इस सनातन धर्म के अंदर। सनातन धर्म के अंदर भगवान कौन से भगवान का किस तरह का कार्यक्रम निर्धारित होगा यह आप तय नहीं करोगे। मैं इस बात से बिल्कुल विपरीत जो है वो विचार व्यक्त कर रहा हूं कि भगवान को मत छेड़िए। भगवान को छेड़ने वाले लोगों के साथ में भगवान निर्णय कर देता है। आप भगवान को छेड़ने के, अरे भगवान सोते भी हैं, जागते भी हैं, उठते भी हैं, उनका भोजन करने का समय भी होता है। यदि आप भगवान को मानते हैं, यदि आप आस्तिक हैं, तब तो ये इस तरह की 24 घंटे भगवान को खुला कर दो। फिर दर्शन पूरे हो जाएंगे क्या? फिर भगदड़ नहीं होगी क्या? आप ये विचार करिए कि मंदिर की व्यवस्था जैसे चलती है, जो भगवान का नियम कायदा है, उस कायदे के अनुसार सरकार को किस तरह से व्यवस्था करनी है, इस बात के ऊपर आपको विचार करना चाहिए। अब जन घोषणा पत्र की बात भी कर देते हैं, गाए बगाए।
जन घोषणा पत्र के बारे में हमने बार बार कहा है कि जन घोषणा पत्र के अंदर जो बातें कही थी वो अब 4.5 साल बाद में आपको याद आने लगी है। 4.5 साल के अंदर आपने क्या किया? आप अब आनन फानन के अंदर एक के बाद एक बिल लेकर के आ रहे हैं। आप वो बिल पहले सोच समझ करके उनके ऊपर विचार विमर्श करके ठोस कार्य योजना बना करके कोई बिल लाएं तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही भी हो सकेगी। मेरा एक विचार है, ये सही बात है कि दिव्यांगजन जितने भी हैं उनके लिए मंदिर में दर्शन की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। जब आप ये बिल लेकर के आए हैं उनके लिए अलग से रास्ता होना चाहिए, उनके लिए अलग से भगवान के दर्शन होने चाहिए और उनको वीवीआईपी से भी ज्यादा उनको तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनके साथ में जो थोड़ी कमी रख दी है उस कमी को पूरा करने के लिए, अरे भाई भगवान के दर्शन तो आप उनको ठीक तरह से करवा दो। आप ये वीवीआईपी दर्शन वाली प्रथा है इसको बंद करवा दो। जो जिनके लिए सिक्योरिटी जरूरी है, जो बिना सिक्योरिटी के लिए अंदर आते हैं उनके लिए तो फिर भी, और भगवान के घर में जा रहे हैं तो डर किस बात का है? सिक्योरिटी को तो बाहर छोड़ दो और उनको भी लाइन में लगा दो, छोड़ दो 2 4 5 जो बड़े जिनके लिए प्रोटोकॉल है, बाकी को तो ये एक आदेश निकाल दो कि ये दर्शन वीवीआईपी वाले बंद कर दो। भगवान के यहां जो भी दर्शन करने की इच्छा रखता है उसको उसी लाइन के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे वो अरबपति है और चाहे वो कोई एमएलए है और चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई मिनिस्टर है और चाहे कोई और बात है और चाहे गरीब आदमी है, उसके साथ में लाइन में लगा दो उसको, जिससे ये व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। नहीं तो हम जो है ये भगदड़ क्यों मचती है, घंटों घंटों तक वो रुक जाता है। दर्श भगवान के पट बंद होते हैं इसलिए नहीं रुकता है, कई बार भगवान के पट बंद करने के नाम पर ये भी कर दिया जाता है कि अभी तो फलाने जी दर्शन करने के लिए आए हैं, इधर का लाइन रोक दो, इधर का रास्ता रोक दो। तो ये वीआईपी कल्चर जो है इसको भगवान के लिए तो कम से कम बराए मेहरबानी बंद कर देना चाहिए। इसके बाद में ये जो मेला लगाने वाले आयोजक हैं, मैं बहुत अच्छे सुझाव दे रहा हूं माननीय सभापति महोदय। इसके अंदर जो है वो ये यदि इनमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो सही तरीके से जो हम जिस भावना के साथ में ये बिल लेकर के आना चाहते हैं। अब ये मेला लगाने वाले लोग जो आयोजक लोग हैं, इन लोगों को इसमें कहीं भी स्थान नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है, न राज्य स्तर के ऊपर है न जिला स्तर के ऊपर है। तो ये जो समिति और ये जो गठन किया है ये तो हमेशा से होता ही आ रहा है। कोई भी छोटा मोटा मेला लगता है तो उस मेले के अंदर सारी व्यवस्थाएं करने के लिए यही जो कमेटी आपने बताई है, इसी कमेटी के तहत ये सब मेले आयोजित किए जाते हैं। मैं बजट की बात भी इसमें करी है, 1,15,00,000 रुपए के करीब की। क्या ये संभव है कि इतने से बजट के अंदर इसी बजटरी प्रावधान के साथ में आप ये इतना बड़ा प्राधिकरण बनाने, आप सिर्फ ये बिलों की संख्या बढ़ा करके ये आप वाहवाही करने के लिए हमने ये भी बिल ले आए, ये भी बिल ले आए, ये क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले सारे काम कर रहे हो? और अब आप लेकर के आए हो, कब ये बिल कब हो जाएगा? मैं समझता हूं कि ये भावना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं विनम्रता के साथ में ये निवेदन कर रहा हूं कि इसको 6 महीने के लिए परिचारित करने के लिए भेजा जाए। और एक और बात कहूंगा बीच में, इसमें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी की बात भी कही गई है। पावर्स और फंक्शंस क्लियर कुछ भी नहीं कहीं भी कर रहे हैं आप। अध्यक्ष के लिए इसमें आपने कहा प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां, यही है ना? अब इसके अंदर लिख रहे हैं प्राधिकरण का अध्यक्ष प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएंगे। अब वो क्या है इसमें नहीं पता है। वो जो शक्तियों का इसमें लिख रहे हो आप, एक तरफ शक्तियां और कृत्य, शक्तियों का पता नहीं है कि क्या शक्तियां होंगी। ऐसी स्थिति के अंदर ये आधा अधूरा बिल है। और बहुत सारी बातें हैं जिनसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बातें करी, उनको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये आनन फानन में भागते भागते कि भाई अब जो है वो जा रहे हैं
तो एक के बाद एक आनन फानन में बिल ला करके एक एक दिन में 4-4 बिल ला करके हम ये बता दें कि हम तो बहुत काम करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में इसको जनमत के लिए भेजो, जिससे सही तरीके से राय आ जाए। और उसके बाद में आप करने वाले तो वैसे भी कुछ नहीं है। अभी अभी इन्होंने कहा ही है कि मेहरानगढ़ की घटना हो गई, उसके बाद में अब तक 2 बार तो सरकार आपकी आ गई, तीसरी बार ये। ऐसी स्थिति में इसको जनमत के लिए परिचारित करने के लिए भेजा जाए। धन्यवाद।